नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम तक 2.0 में। फाइनली 2 से 3 दिन के वेट के बाद कोप 26 की वीडियो जो है मैं अपलोड कर पा रहा हूँ। एक्चुअल में वीडियो 3 नवंबर को आ जानी चाहिए थी, बट दीपावली के कारण मैं जो है वीडियो शूट नहीं कर पाया एंड पहले जो है खेल रत्न वाली वीडियो जो है वो अपलोड कर ली। सो कोई बात नहीं, कोप 26 के बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 टारगेट क्या रखे हैं, साथ में कोप हैं क्या, कौन इसको ऑर्गेनाइज करवाती है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको जो है इस छोटे से वीडियो में मिलेगी। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, आपको बिल्कुल भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं छोड़ने वाली है। कोप की फुल फॉर्म से स्टार्ट करूंगा मैं और एंड तक आपको ले जाऊंगा। तो फुल फॉर्म क्या है कोप की? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब पार्टीज का मतलब क्या है यहाँ पर? पार्टीज का मतलब है देश, ठीक है ना। तो देशों का एक जो है कॉन्फ्रेंस होती है और ये हर साल होती है। तो कोप अपने आप में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोप एक सम्मेलन का नाम है। अब G20 का जो सम्मेलन होता है वो G20 के नाम से ही होता है कि भाई G20 का समिट है। तो हम लोग देख लेते हैं कि G20 की स्थापना कब हुई थी एंड ये सब। बट कोप जो है ना, ये एक जो है UNFCC, ये UNFCCC का जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसके द्वारा हर साल मीटिंग होती है जिसको कोप कहते हैं। क्लाइमेट चेंज के लिए होती है, क्लाइमेट के लिए होती है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो 1995 से ये हर साल हो रहा है कोप। UNFCC के बारे में आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। एंड बॉन जर्मनी से स्टार्ट हुआ था 1995 में। एक्चुअल में बॉन जर्मनी में जो है UNFCC के सेक्रेटरीट मिलेंगे, हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। सो अगर बाय डिफ़ॉल्ट किसी शहर ने या किसी देश ने होस्ट नहीं किया हुआ है कोप को, तो उस साल जो है बॉन जर्मनी में ये हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब मैं आपको UNFCC के बारे में बताऊंगा, कोप पर फिर से हम लोग आएंगे एंड फिर से मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स। अब UNFCC के बारे में आपको क्या जानकारी पता होनी चाहिए? एक तो इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस, यानी कि जाहिर सी बात है UN की ऑर्गेनाइजेशन है। फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका लोगो भी देख पाएंगे। बाहर से ऐसा लगता है कि UN का ही ऑर्गेनाइजेशन है एंड अंदर से आपको CC मिलेगा, यानी कि ये जो है क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन के ऊपर फ्रेमवर्क बनी हुई है। फुल फॉर्म आपको जानकर पता चल गया होगा। अच्छा, 1992 ये साल आपको याद होगा, पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट जो है इसके नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील की सिटी रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जहाँ पर 2016 में ओलंपिक भी हुए थे। तो वहाँ पर एक ट्रीटी साइन हुई 154 कंट्रीज़ के बीच में कि हम लोग एक इस तरह से क्लाइमेट चेंज के लिए जो है एक एग्रीमेंट या फ्रेमवर्क टाइप का कुछ बनाते हैं। तो 1992 में इसकी स्थापना कर दी गई UNFCC की। फिर 1995 से जो है अगर बात की जाए तो ये मतलब जो है इसके हर साल सम्मेलन होने लगे। एक्चुअल में 1992 में इस पर जो है साइन हुआ था ट्रीटी पर, लेकिन 1994 में इसकी स्थापना हुई थी इन द बॉन जर्मनी में। बॉन में कहा गया कि अब इसके हेडक्वार्टर्स यहाँ पर होंगे एंड 1994 से फॉर्मली रूप से इसकी स्थापना की गई थी, ये थोड़ा सा याद रखना। एंड UNFCC को स्टेबलाइज करने के लिए जो है इसको क्यों किया गया, तो इसका वर्क क्या है? स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। तो जो हमारा वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों को कंट्रोल रखने के लिए, उसको स्टेबल रखने के लिए किस तरह से काम किया जा सके, अभी जो है मैं आपको बताऊंगा। कोप 21 में 2 डिग्री सेल्सियस का क्या मैटर है, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा एंड क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। क्वेश्चन इसीलिए पूछ रहा हूँ, ये जो है वीडियो का पार्ट इसलिए है कि आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते वीडियो में। तो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल है, UN से ही संबंधित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसके हेडक्वार्टर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है। बाय द वे इंडेक्स वाली वीडियो जो है 1 से 2 दिन में आपको मिलेगी, मैं एक दिन का गैप तो लेता हूँ, तो कल नहीं परसों आपको वीडियो मिल जाएगी। अब UNDP का हेडक्वार्टर्स आपको कमेंट बॉक्स में करना है, नैरोबी, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन या पेरिस, कहाँ पर है कमेंट कीजिए अभी के अभी। एंड वीडियो कैसा लगता है ये कमेंट जरूर से कीजिए, तभी हमको असली मज़ा आता है कि आप लोग वीडियो को एंजॉय करते हैं। अब बात करते हैं कोप 21 की। आप लोग भी सोच रहे होंगे सर जी कोप 26 पढ़ा रहे हैं, क्यों कोप 21 पे ले आए हैं? तो इसकी पृष्ठभूमि समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कोप 26 21 ये क्या? तो ये हर साल होता है। जैसे 1995 में हुआ था ना, उसको कहते हैं कोप 1, उसके बाद कोप 2 हुआ, कोप 3 हुआ, तो इससे कन्फ्यूज नहीं होना है, ये तो साल को डिनोट करते हैं। कोप 21 जो है ना, कोप 21 हुआ था 2015 में, जिसके बाद ये कहाँ पर हुआ था? पेरिस में हुआ था। तो पेरिस के बाद जो है ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट बना था, आपको याद होना चाहिए। जो अगर बात किया 194 कंट्रीज के द्वारा साइन किया गया था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। अच्छा, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में क्या टारगेट रखा गया था? तो वहाँ पर ये टारगेट रखा गया था कि अगर बात किया 21वीं शताब्दी के एंड तक, सेंचुरी 21st सेंचुरी के जो है एंड तक लिमिट करना है 2 डिग्री सेल्सियस तक ही अर्थ के ग्लोबल टेम्परेचर को। ठीक है, मतलब कि 2100 मतलब साल 2100 तक जो है ये जो अर्थ का
टेम्परेचर है ना ये 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है और कोशिश करने की 1.5 डिग्री तक ही रोकना है। बट कोशिश तो ये अधूरी होती है, 2 डिग्री मैक्सिमम टू मैक्सिमम की भाई इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ये इसका टारगेट था। ये जो है 2015 में तो मतलब साइन हो गई थी, मतलब ये जो है अगर बात की COP26 हो, COP21 हो गया था, बट ये ट्रीटी जो है 2016 नवंबर से जो है मतलब रेटिफाई होने लगी। लेकिन काफ़ी सारे कंट्रीज ऐसे जिन्होंने रेटिफाई नहीं किया आज तक, जैसे आपको पता होगा जो यूएस है ना, उसने डोनाल्ड ट्रंप के जब राष्ट्रपति थे उस समय इस ट्रीटी से बाहर आ गया था। हालांकि जो बाइडेन ने वापस ज्वाइन करवाया, तो ये भी याद रखना। सऊदी अरेबिया जैसा बड़ा देश जो है अभी रिसेंटली 2021 में इसमें शामिल हुआ है, तो बहुत सारे देश जो है इसके प्रति लापरवाह होते हैं। अब अगर बात की जाए ये जो क्लाइमेट चेंज या अगर बात की जाए कार्बन एमिशन, ये सब जो है ना इसके तहत क्या है, कौन से बड़े देश है जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो चाइना 29% जो है कार्बन प्रोड्यूस करने में जो है 29% योगदान है। समझ सकते हैं आप लोग कितना बड़ा है। हालांकि अदर का 31 है, लेकिन अदर में ऑलमोस्ट बाकी वर्ल्ड की सारी कंट्रीज आ जाती है। तो चाइना का फर्स्ट नंबर है अगर बात करें कार्बन एमिशन में, सेकेंड पे आपको मिलेगा यूएस एंड थर्ड पे आपको मिलेगा इंडिया। जी हाँ बिल्कुल 6.8% समथिंग जो है, ये 2015 का आंकड़ा है, रिसेंट में नहीं आया अभी। लेकिन हाँ अगर इंडिया से बड़ा ये कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है 9.8, लेकिन ये सभी यूरोपियन देशों को मिलाकर बताया गया। तो अगर यूरोपियन देश अलग अलग हम लोग काउंट करेंगे तो थर्ड नंबर पर इंडिया का भी नाम आता है। तो ऐसे में चाइना यूएस जैसे बड़े देशों को, इंडिया, इन देशों को जो है स्टेप उठाने होंगे, तभी ये छोटे छोटे देश जो हैं ये भी अगर बात की काम एक्चुअल में कर पाएंगे। बाकी अगर ये बड़े देश अगर नहीं कर पाएंगे कुछ, तो फिर छोटे देशों का करने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं COP26। COP26 की अगर बात की जाए, ये रिसेंट में चर्चा में, आप लोग भी इसीलिए वीडियो देखने आए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक चलने वाला है इन द ग्लासगो स्कॉटलैंड, ये आपको याद रखना। लेकिन मैक्सिमम जो वर्ल्ड लीडर हैं वो जो है 1 से 2 तारीख को ही आकर यहाँ से चले गए। अप्रोक्सीमेटली अगर बात किया 190+ कंट्री के डेलीगेशंस ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। एंड UNFCCC रिकमेंड्स दैट कंट्री एक्सीलरेट द फेस आउट ऑफ कोल, सर्टेन डिफॉरेस्टेशन, speed up the switch the electric vehicles and encourage investment in renewable to meet this goal। तो यहाँ पर जो UNFCCC के क्या टारगेट्स हैं, तो यहाँ पर पहली बात तो जो कोयला है उसका उत्पादन कम करना, ये हमेशा जो है अभी इस बार देशों को ज़्यादा टारगेट दिया गया है। साथ में अगर बात की जाए, साथ में जो फॉरेस्ट एरिया है उसको बढ़ाना, एंड इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के उपयोग को बढ़ावा देना, एंड इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना इन द रिन्यूएबल एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके जो है कुछ ना कुछ टारगेट है, एंड जाहिर सी बात है ये बेसिक है। जब आपको क्लाइमेट चेंज से फेस करना है तो इन सब पे काम करना ही पड़ेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर बात की जाए, तो इंडिया ने टारगेट रखा है नेट जीरो कार्बन एमिशन का बाय द 2070। एंड इसके अलावा अगर बात की जाए 2070 तक, तो इंडिया का ये टारगेट है कि वो नेट जीरो हो जाएगा। नेट जीरो का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए, मतलब जितना कार्बन आप लोग प्रोड्यूस करोगे उतना ही सिंक भी हो जाएगा, उतना ही जो है कम भी हो जाएगा। मतलब जितने पाप किए उतने ही आपने पुण्य भी कर लिए, तो आपका जो है पाप पुण्य का आंकड़ा जो है जीरो हो गया, ये समझ लीजिए सिंपल भाषा में। चाइना ने ये टारगेट रखा है 2060 तक का। बाकी मैक्सिमम कंट्री यूके वगैरह ने जो है 2050 तक का टारगेट रखा है। रशिया ने भी 2060 तक का टारगेट रखा है। तो बड़े देशों के थोड़े से टारगेट भी आपको याद रखने होते हैं। एट प्रेजेंट टाइम अगर बात की जाए, तो भूटान एंड सूरीनाम जो है दो ऐसे देश हैं जिन्होंने नेट कार्बन जीरो कंट्रीज ऑलरेडी हैं। मतलब भूटान एंड सूरीनाम जो है अपनी ओर से कुछ भी कार्बन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एंड इसमें से भी आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ, भूटान जो है ना ये माइनस मतलब नेगेटिव कार्बन है। मतलब यहाँ पर जो है कार्बन प्रोड्यूस जितना होता है उससे ज़्यादा ये सिंक कर लेता है। आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ का भी कार्बन ये सिंक कर सकता है। ये जो भूटान की कैपेसिटी है ये इंडिया में तो जाहिर सी बात है नहीं आएगी, लेकिन ऑल दो इंडिया को ये टारगेट जरूर से करेगा कि 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन हो जाए। इसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, मिलियंस ऑफ डॉलर का आपको यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इन द रिन्यूएबल एनर्जी। एंड यहाँ पर जो कोल बेस्ड जो हमारी एनर्जी सेक्टर है ना इसको भी चेंज करने में बहुत ही बड़े एफर्ट्स लगेंगे। यहाँ पर NSG का मेंबर भारत को बनना पड़ेगा। उसके बाद जो यूरेनियम इंपोर्ट है वो बढ़ाने पड़ेंगे। ये सब बहुत सारे इश्यूज हैं। एंड आने वाली मेन बात क्या है कि आने वाली जो 2070 तक हज़ारों मतलब जो है काफ़ी सारी अलग अलग पार्टीज़ की सरकारें बनने वाली हैं। तो जाहिर सी बात है सभी सरकारों का प्राथमिक जो उद्देश्य है ना ये क्लाइमेट चेंज होना चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए, अदरवाइज ये अचीव नहीं होने वाला है। अच्छा,
यहाँ पर कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बता दूं। क्योटो प्रोटोकॉल आपको याद रखना, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। तो क्लाइमेट चेंज से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि COP 3 है ना, COP 3 कहाँ पर होता है? जापान के क्योटो में होता। तो क्योटो COP 3 के बाद जो है ये घोषणा हुई थी 1997 में, जिसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया था। अच्छा, COP 8 में क्यों बता रहा हूँ आपको? तो भारत ने अभी तक कौन सा कोप होस्ट किया है, अगर ये क्वेश्चन बन जाए तो 2002 में भारत ने COP 8 जो है ना ये होस्ट किया था, नई दिल्ली में हुआ था उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे। तो COP 2 का थोड़ा सा याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात किया, मोदी ने जो है ना यहाँ पर अभी स्पीच दिया है, आपको पता होगा UNFCCC के COP 26 में। यहाँ पर 5 उन्होंने भारत के लिए जो टारगेट रखे हैं, वो टारगेट कौन से थोड़े से जान लीजिए। तो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी को जो है अगर बात की जाए, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी, आप लोग एक कह सकते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल से नहीं जलते हैं, उन एनर्जी को जो है इंक्रीज किया जाएगा 2030 तक 500 गीगावाट तक। ठीक है, यानी इसमें जो है ना आपका कौन सा आ गया? सोलर एनर्जी भी आ गया, विंड एनर्जी भी आ गया, जो और भी न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब जो है ना ये भी शामिल हो गया। और 1 बिलियन टन्स कार्बन एमिशन जो है रिड्यूस करना है बाय 2030, 2030 तक जो है कार्बन एमिशन जो है 1 बिलियन टन कम करने का टारगेट है। जाहिर सी बात है, जब ये फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो है कार्बन एमिशन कम भी होगा। ये सब उल्टे काम करते हैं, मतलब जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। जाहिर सी बात है, जब एमिशन कम होगा तो कार्बन का जो है उपयोग भी तो कम होगा, क्योंकि जब कार्बन का उपयोग कम होगा तभी तो एमिशन कम होगा, इस तरह से। तो ये थोड़ा सा अच्छी बात है। एंड यहाँ पर अभी सरकार जो है काम कर रही है, 1 वर्ल्ड 1 सन एंड 1 ग्रिड, ये जो ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही उद्देश्य है। इसके बारे में आपको 7 नवंबर के करंट अफेयर्स के वीडियो में डिस्कस करूंगा। आप लोग डेली करंट अफेयर्स भी जरूर से देखिए। कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी रिड्यूस जो है 45% कम कर दी जाएगी बाय 2030 तक। 50% एनर्जी जो है रिन्यूएबल सोर्सेज से ली जाएगी बाय 2030 तक। एंड मेन टारगेट है इंडिया वुड स्ट्राइव टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2070। सो ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम्स में, पांचों ही थोड़े से ध्यान रखना है। ज़्यादातर जो है 2030 तक है, ये 2070 वाला एक अलग है, नेट कार्बन जीरो। नेट कार्बन जीरो मैंने आपको बता दिया है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कार्बन बिल्कुल भी उत्पादन नहीं होगा, कार्बन हमेशा उत्पादन होगा। छोटी मोटी भी एक्टिविटी से कार्बन प्रोड्यूस होता है, लेकिन जितना होगा प्रोड्यूस उतना ही कम कर दिया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी अगर बात की जाए, यहाँ पर इन्होंने एक और अगर बात की अर्ज किया है सभी डेवलप्ड कंट्री से कि यहाँ पर $1 ट्रिलियन का फंड बनाया जाए क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए, जो अलग अलग देशों को दिया जाए। तो ये भी अब देखी जाती है बात, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का एक और इम्पोर्टेंट स्पीच का पार्ट था, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। ये था कोप के बारे में कंप्लीट डिटेल। यहाँ पर आप लोग कुछ इमेजेस देख पाएंगे। बोरिस जॉनसन है, साथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, एंड ये एंटोनिया गुटेरेस हैं, UN के महासचिव। ये भी बहुत ही पावरफुल लीडर हैं इन द यूरोप, क्योंकि ये पुर्तगाल देश के हैं, ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं 98 से 2000 के बीच में। और उसके बाद अभी ये जो है UN के महासचिव चुने गए दूसरी बार भी। तो इन सब लोगों को साथ में अगर काम करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, ये 3 चीज़ें आपको जरूर से करनी है। हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इस चैनल पर जो भी वीडियो आती है उसको जरूर से देखना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से करना, हमारे टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो COP 26 एंड कोप के बारे में आपको आई होप की पूरी जानकारी जो है दे दी है। कोप के बारे में बता दिया ये क्या है, कौन इसको ऑर्गेनाइज करवाती है, तो कंप्लीट डिटेल है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।